अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा हो और आज आपकी सुबह का आगाज़ भी अच्छा हुआ हो। उम्मीद करते हैं कि आज जैसी सुबह अच्छी रही आपका दिन भी वैसे ही अच्छा गुजरे। तो मौसम तो जनाब बहुत ही खुशगवार है और आसमान पर बादलों के डेरे भी हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश है, बूंदाबांदी भी हो रही है और जहाँ अभी तक बरसात नहीं बरसी है वहाँ के रिहायशी मुंतज़िर हैं कि बारिश कब होगी और वो भी मानसून को एंजॉय कर सकेंगे। तो मौसम पर तो मज़ीद आगे चलकर हम ज़रूर ही तज़किरा करेंगे कि मौसम कैसा रहेगा, ना सिर्फ आज बल्कि ये पूरा महीना कैसे होने जा रहा है। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के अलावा कि इसके अलावा व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन पाकिस्तान और सारी नज़रें कहाँ पर लगी हुई हैं। और जब हम सारी नज़रों की बात करते हैं तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि सियासी टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो जनाब आज आज़ाद कश्मीर में तीसरे मरहले के इंतखाबी दंगल का आगाज़ हो गया है। पूंछ डिवीज़न के अजला, बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग शुरू हो चुकी है और शेड्यूल में तब्दीली के 22 डिवीज़न, पूंछ के 5 और सिंधनौती के 2 हलकों में इंतखाबात पहले ही मौखर कर दिए गए थे। अब ये इंतखाबात इसलिए भी अहम समझे जा रहे हैं क्योंकि इन हलकों से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और IPP के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास हिस्सा ले रहे हैं। तो फैसला किसके हक़ में आता है जब इतने बड़े बड़े नाम सामने हों, तो ये तो अब कल तक वाज़े होगा। आज बहरहाल पोलिंग हो रही है और देखना यह है कि क्या पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी शिकायत के, जो कि ज़रा मुश्किल है बहरहाल, हो पाते हैं ये इंतखाबात या नहीं। इससे पहले दोनों ही जानिब से, चाहे फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, रिजर्वेशंस रही हैं और दीगर पार्टीज़ भी अपनी रिजर्वेशंस दे रही हैं। जो इस पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया है कि सिर्फ इल्ज़ामात पर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं। तो जनाब ये तो हो गई सियासी टेम्परेचर क्या है, आगे चल कर इसको ज़रूर ही तस्करा करेंगे। लेकिन इस वक्त स्पोर्ट्स से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं, सो थॉट टू शेयर दोज विद यू। तो जनाब अच्छी खबरें कुछ इस तौर की हैं कि पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी उमैर आरिफ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हांगकांग जूनियर्स स्क्वाश ओपन का अंडर 17 टाइटल अपने नाम कर लिया है। उमैर आरिफ ने इंग्लैंड के लूक मैकब्राइड को सख्त मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 पॉइंट से शिकस्त दी है। और इसके अलावा पाकिस्तानी गेमर मोहम्मद ज़ुबैर ने आलमी सतह पर एक और बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया है। पेरिस में होने वाले ई-स्पोर्ट वर्ल्ड कप में ज़ुबैर ने टेकन 8 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। और फाइनल पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जनूबी कोरिया के तजर्बाकार गेमर लोहाई को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम किया। ज़ुबैर की कामयाबी इसलिए भी ख़ास है कि उन्होंने आखिरी मौके की जो क्वालिफाइंग के ज़रिए इवेंट में वापसी की थी और फिर दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को शिकस्त देते हुए फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की। सेमीफाइनल में ज़ुबैर ने अपने हमवतन और 8 मरतबा के चैम्पियन अरसलान को सनसनीखेज़ मुकाबले में 4 के मुकाबले 5 पॉइंट से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ना सिर्फ टेकन 8 का आलमी टाइटल अपने नाम किया है बल्कि ई स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी एक बार फिर से बुलंद कर दिया है। तो टाइटल के साथ ज़ुबैर ने $3 लाख की इनामी रकम भी हासिल की है और क्लब चैम्पियनशिप के 1000 पॉइंट्स भी अपने नाम कर लिए हैं। तो जनाब खेल के मैदान से सिर्फ यही 2 खबरें नहीं हैं बल्कि ITF टेनिस मास्टर्स वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने 45+ कैटेगरी में मेडल अपने नाम कर लिया है। इस पर ज़रूर ही शो में आगे चलकर हम बात करेंगे। एहसामुल हक हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जो ये कैटेगरी में जीतना था उनके लिए कैसा रहा है। सो वील बी टॉकिंग टू हिम अबाउट दैट। अब बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब और टॉप स्टोरी गोना बी डिस्कसिंग मीर रज़ा के केस में क्या पेशरफ्त आई है अब तक। कल तक हम देख रहे थे मीर रज़ा केस में पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, फिर कब्र खुशाई के बाद होने वाली जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी खासे तहज़ादात हैं। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है और इसमें अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत भी बहुत हद तक इसमें इन्वॉल्व है और फिर जो इल्ज़ामात की नौयत है वो भी बहुत बढ़ती चली जा रही है। सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कैंपेन्स जो है किसी एक शख्स के अगेंस्ट अगर चलाई जा रही हैं बग़ैर किसी सबूत के तो उसके पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो रात भर क्या सूरत हाल बनी है, क्या मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, तहकीकात को जो कहा जा रहा है कि दायरे को मज़ीद बढ़ाया है उसको किस तरह से सिंध हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है। अब जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है। हमारे साथ खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। खुर्रम, फर्स्ट ऑफ कल रात तक बहुत गुस्सा हमने देखा ना सिर्फ मीर रज़ा के वालिद की जानिब से, उनके जानिब से, और एक अवामी रद्द अमल भी इसके ऊपर सामने आ रहा है। कल तक बहुत डेवलपमेंट हुई है, इस पर क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखो पहले तो केस ये चला, इस केस के अंदर मैं तेज कहूँगा इसलिए कि
खुदकुशी है या कत्ल है, ये सारा सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ कब्र कुचाई के बाद, तो फिर बड़े इंकशाफात सामने आए कि किस तरह बदतरीन तशद्दुद किया गया चेहरे पे, आंखों पे, सर में चोटें हैं, गले के अंदर केमिकल मवाद मिला। और ये सब चीज़ें क्लियर हुई और डिक्लेयर हो गया कि गोली कमर पे लगी थी और वीर रज़ा को कत्ल किया गया। जी। उसके बाद जब सेकंड जो सिस्टम शुरू हुआ, हमने देखा कि इन घपलत बरतने वाले जो पुलिस एहलकार हैं, उनके खिलाफ अब एक्शन नजर आ रहा है। जिसमें कल सबसे पहले एसएचओ गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी को मुअत्तल करके तनज़्ज़ुली कर दी गई। उसके हम्म। बाद डीएसपी जो शारिक अख्तर हैं, उनको भी मुअत्तल किया गया है। इसी तरह अब सुनने में ये आता है कि अब जो बड़े अफसरान, आला अफसरान हैं, जो इस केस से रिलेटेड हैं, उनके जोन की बात करें, तो उनके ऊपर भी ये नज़ला जो है वो गिर सकता है। उसके बाद एक कमेटी तक बनाई गई है। उस कमेटी के चेयरमैन एक बहुत सही आला अफसर रहे हैं, आमिर फारूकी साहब, जो कि डीआईजी हैं, और ये उनके पास क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। इसी तरह एसएसपी अली रजा हैं, जो आरआरएफ के एसएसपी हैं, वो भी एक माहिर अफसर जो है माहिर अफसर हैं। इसी तरह एक चौरंगी जमान टाउन थाना है, उसके एसआईओ गजनफर हैं, उनको जो है वो इस केस के अंदर रखा गया है और तफ्तीश शुरू की गई है। 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है, जो इस केस की अब नए सिरे से मर्डर की तफ्तीश करेगी। जो पहले हो चुका उसको भी सामने रखा जाएगा और अब जो तफ्तीश है उसको बाकायदा बारीक बीनी से ये कमेटी देखेगी। और इस कमेटी से आज जो रजा की फैमिली है, वालदैन है, वो इस कमेटी से आज मुलाकात करेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो कमेटी के सामने रखी जाएंगी। तो इस तरह से जी। ये केस का आगाज़ होगा। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चीज़ें वायरल हैं। कुछ सियासी हम्म। मामले को लेके भी ये सबसे नज़ला जो है वो गिरा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी चीज़ ठोस शवाहिद के सामने नहीं आए हैं कि उसका हम कोई बात कर सकें या बता सकें कि हाँ, इसमें इस तरह का कोई मामला है। तो वो सही। सोशल मीडिया के लोग हैं, हर तरह हर कोई अपनी-अपनी खुरम, दिल की कल बात मीर मीर रज़ा वहाँ के पे शेयर कर रहा जो है। वकील हैं वो भी ये कह रहे थे कि गेस्ट हाउस की कोई भी जो है सीसीटीवी नहीं सामने आने दी जा रही जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर उनका ये कहना था कि पूरे एरिया की, यानी जहाँ से बॉडी मिली है मीर रज़ा की, वहाँ के पूरे एरिया की सीसीटीवी सामने नहीं लाई गई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सीसीटीवी भी लाई जाए। अपनी मनपसंद सीसीटीवी सामने फुटेजेस लाई जा रही हैं। इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? देखें, ये सब चीज़ें बिल्कुल वजह हैं और इसके ऊपर ही उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन आज दी जाएगी कि तमाम सीसीटीवी, जब वो सीसीटीवी के टुकड़े जो दिखाए जा रहे हैं, जो मखसूस किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब पूरी मुकम्मल सीसीटीवी भी सामने आएगी, क्योंकि इस माहिर अफसर के सरबराही में ये टीम तश्कील दी गई है। कल एक बात उनकी कि जुडिशल कमीशन बनाए जाने का फैसला किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, फरियाद तालपुर की जानिब से कहा गया। फिर जिया अंजार साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी घर गए हैं। इसी तरह आज़ाद खान एडिशनल आईजी भी जो है वो मीर रजा के घर गए। लेकिन बात हुई थी कि जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन रात गए हमने देखा कि गुलजान नासिर जो कि एडवोकेट है इस केस के, उनका ये कहना है कि उनको अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अहल खाना की जानिब से कोई दरख्वास्त दी गई है कि इस मामले के अंदर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो उन्होंने क्या, इन्होंने अभी तक से साफ इनकार कर दिया इस मामले को लेकर। साथ ही उनकी जो टीम, उनकी जो अहल खाना है रजा के, उनकी जानिब से अभी जो मौजूदा टीम तश्कील दी गई है, इसमें 5 आला अफसरान को शामिल किया गया, उसमें उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया और उनका कहना है अच्छा। कि आज मुलाकात के बाद जो भी शक-व-शुबहात हैं, वो इस कमेटी के सामने रखेंगे और 100% कोशिश की जाएगी कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो कातिल हैं, उनको सामने लेकर आया जाएगा। ठीक है। ऑडियो जो इस वक्त गर्दिश कर रही है, 3 से 4 ऑडियोज़ हैं जो कि मीर रज़ा के फ़ोन से निकाली गई हैं। उनमें एक ऑडियो ये भी है कि वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपको अरेंज करके पैसे दे देता हूँ। इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं। उनकी कुछ फैमिली डिटेल्स भी सामने आई हैं। इस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा कि कौन ज़िम्मेदार है जिसने वो डिटेल्स जो कि ज़रूरी नहीं थी लेकिन उनको सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए सोशल मीडिया पर डलवाया? बिल्कुल, इस बारे में तमाम वो तहकीकात की जाएगी। गफलत बरतने वाले और जो कोताही करने वाले जो इसमें अफसरान जो उसमें शामिल हैं और साबित होने पर उनके खिलाफ जो है वो भरपूर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, एडिशनल आईजी कराची ने सख्ती से नोटिस ले लिया है इस मामले का कि जो अफसरान इसमें शामिल होंगे उनको ज़रूर गफलत बरतने और लापरवाही बरतने की जो है सज़ा दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर हमने यही देखा है कि जो पुलिस के अफसर हैं, जिसमें एसएचओ गुलिस्तान जौहर हैं और डीएसपी शारिक अख्तर हैं, उनको गफलत और लापरवाही बरतने में मुअत्तल भी किया गया और जबकि जो सब इंस्पेक्टर कामरान थे उनको ओहदे में तनज़्ज़ुली करके सब इंस्पेक्टर भी बना दिया गया। तो इसी तरह उनका यही कहना सामने आया है कि जो इस मामले के अंदर सामने आया गफलत बरतने के, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जो फिरोजाबाद थाने में इगवा का मुकदमा था, उसमें भी जो है वो कत्ल की दफात को शामिल कर दिया गया। 302 की
दफात जो है वो अब शामिल कर दी गई है। अब जो कमेटी है, जो आमिर फारूकी की सरबराही में कमेटी कायम की गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की करेगी। उसमें भी तमाम जो दस्तावेजात हैं और जो तमाम शवाहिद हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। कल तक हमने ये देखा कि उस कमेटी ने बहुत सारे जो बयानात किए गए थे मुख्तलिफ, वो भी अपने तहवील में ले लिए। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे पिछली उसकी बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो वो भी अब नई कमेटी के पास है। इस तरह मौजूदा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसको भी अब सामने रख लिया गया और अब मौजूदा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो कि कब्र कुचाई के बाद सामने आई है, उसके ऊपर अब बारीक-बीनी से जो है वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाएगा। सबसे पहले आज ये जो टीम है वो मुलाकात होगी मीर रज़ा की फैमिली से। उसके बाद इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें एक और चीज़ सामने आई थी कि जो शर्ट रज़ा ने पहनी हुई थी, उसके ऊपर अब चेक किया जाएगा क्योंकि वो शर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो रह गई है। अभी उसका मुआयना किया जाएगा, उसमें होल तो है बुलेट लगने का, लेकिन उसमें क्या कोई मवाद या कोई केमिकल उस शर्ट से देखा जाएगा कि मौजूद है, गिरने का या फेंका जो चेहरे पे फेंका गया है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। क्योंकि जो रज़ा के मुँह से तो ब्लैक कलर का लिक्विड या मवाद कह लें कि वो सामने आया था, जिसको फॉरेंसिक के लिए अपना केमिकल एग्जामिन के लिए वो भेजा गया है। आज वो भेजा जाएगा क्योंकि आज मंडे है, तो आज ही रवाना किया जाएगा और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जितनी भी चीज़ें जो कि केमिकल एग्जामिन के लिए रह गई थी वो भेजी जाएंगी और फिर 3 से 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये वो ठीक है। रिपोर्ट सामने आई खुरम, है ये भी बता जो कि दीजिएगा कि इनके फॉरेंसिक वालिद की रिजर्वेशन थी जहाँ तक पोस्टमार्टम है और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने देखा कि उनका एतमाद हासिल किया गया, यहाँ तक बात पहुँची है। अब जुडिशल कमीशन बनाई जा रही है, जुडिशल कमीशन से इनकी फैमिली, इनके वालिद कितने मुतमईन नजर आते हैं? नहीं, जुडिशल कमीशन के हवाले से रात गए जो एडवोकेट हैं जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जो कि अहल खाना की जानिब से है कि उनको अभी ज़रूरत नहीं है किसी जुडिशल कमीशन की और ना ही अहल खाना की जानिब से अभी कोई दरख्वास्त दी गई है। मौजूदा जो कमेटी बनाई गई है जो कि तहकीकात करेगी कत्ल की रज़ा केस के, उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया और उनका ठीक। कहना ये है कि हम चाहते हैं कि यही कमेटी जो कि आमिर फारूक साहब की सरबराही में कायम की गई है, यही कमेटी अपनी फाइंडिंग करे और किस कत्ल को जो कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान है उनको जो है वो गिरफ्तार करे। जुडिशल कमीशन के हवाले से उनका यही कहना था कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही फैमिली की जानिब से कोई दरख्वास्त दी गई है। तो इसलिए ठीक। उन्होंने फिलहाल क्लियर कर दिया है कि अभी कोई जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए। ठीक है खुरम, इसमें जितने भी कॉन्वर्सेशंस मीर रज़ा की शेयर की जा रही हैं कि वो कुछ दरख्वास्त भी कर रहे हैं, पैसों के लेन देन की बात भी कर रहे हैं, इसमें दूसरे शख्स की जिससे पैसे के जिसके ऊपर शक हो सकता है, अब जब ये कह दिया गया है कि जी उनका कत्ल किया गया है, उनको गोली मारी गई है, उन लोगों के ऊपर शकूक हो सकते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ जानने के बाद क्या गिरफ्तारियाँ कोई अमल में आई हैं या कोई मज़ीद FIR इस सिलसिले में? देखिए इब्तदाई तौर पे जब ये लापता हुए थे, जो पहली कमेटी थी उनकी जानिब से जो है वो तकरीबन 15 से 16 अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया था और जो कि पुलिस कस्टडी में थे, उनसे तहकीकात की जा रही थी। लेकिन अब हमने अब जो मौजूदा अब जो कमेटी है टीम है, ये अब सिर्फ मर्डर के जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है पोस्टमार्टम में, उसके हवाले से तफ्तीश करेगी। और साथ ही जो ऑडियो वगैरह की बात है जो कि ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें एक रज़ा की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो एक शख्स से ये कह रहा था कि उनको महीने भर में 10 लाख के 3 जी। चेक दे देंगे ताकि वो 30 लाख रुपये महीना उनके पास पहुंच जाएगा। इसको भी मद्देनजर रखते हुए इससे भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। साथ ही एक ऑडियो एक वालिद की बात सामने आई जिसमें उनका ये कहना था कि वो इस्लामाबाद में है। लेकिन जो मीर रज़ा के वालिद हैं उनसे जब हमने इस ऑडियो के बारे में बात की तो उनका यही कहना था कि इस तरह की कोई ऑडियो को अपने नहीं मानते और बाकायदा फॉरेंसिक के लिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है उसको फॉरेंसिक कराया जाए। ये ऑडियो किसी की भी हो सकती है, कोई AI से भी जनरेट की जा सकती है। लेकिन अच्छा। उन्होंने इन तमाम बातों से डिनाई कर दिया था, इग्नोर कर दिया कि उनकी ये ऑडियो नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम उन तमाम लोगों को भी शामिल तफ्तीश करेगी जो रज़ा के पार्टनर रहे थे, जो दूसरे लेन-देन का मामला जिनसे रहा, उन सबका भी बयान लिया जाएगा, उन सबको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। साथ ही जो दोस्त अहबाब करीब के थे, इसमें से कुछ जो लोकेशंस और सीरियाज जो आखिरी तहकीकात में सामने आई थी, उसमें भी कुछ कॉल्स ऐसी हैं जिसमें 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू 2 बार एक शख्स से की गई और फिर एक 3 मिनट की कॉल जो है वो रात 28 जुलाई को एक और रिसीव की गई थी जो अब्दुल्ला नाम से थी, जो कि शायद बताया जा रहा है कि रज़ा के दोस्त ही हैं। उसके बाद 4 बज के कुछ 20 मिनट के समथिंग और 4:40 के दरमियान कोई 8 मैसेजेस भी रज़ा के मोबाइल पर मौसूल हुए थे, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि रज़ा की जानिब से उनका कोई जवाब या रिप्लाई नहीं दिया गया था।
ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम तहकीकाती चीज़ें जो सामने आएँगी, अब जो तहकीकात होनी है उससे फैमिली ने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है और उनका यही कहना है कि हम इस कमेटी पे इत्मीनान करते हैं और हमें यकीन है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, ये हम्म। तमाम जो मामला है इसके कत्ल में किस तरह से कत्ल किया गया क्योंकि मीर रज़ा के वालिद का यही कहना था 30 जुलाई से उनका कहना ये है कि वो 30 तारीख से ये बात चीख के और एहतजाज के अंदर भी यही कहते आ रहे थे कि रज़ा को कत्ल किया गया है। लेकिन उस लास्ट अगर बात करें हफ्ते की तो इन 7 दिनों में उस सुबह की तफ्तीश में और जो एविडेंस सामने आते थे उसमें ये लगता था कि रज़ा ने जो है वो खुदकुशी की है। लेकिन रात शाम तक इसका सिनेरियो तो चेंज ही हो जाता था, कुछ जो मज़ीद एविडेंस आते थे सामने, तो इसमें ऐसा लगता था कि शायद रज़ा को कत्ल किया गया है। तो तफ्तीश कत्ल और खुदकुशी के दरमियान ही घूम रही थी, क्लियर नहीं हो पा रहा था। जिससे जब ये पहली जो एमएल रिपोर्ट थी, जो टीम थी वो एमएल रिपोर्ट पे काम कर रही थी। ठीक है। पहली इन्वेस्टिगेशन इसके जो ऊपर शुरू मज़ीद आज भी ये थी आपसे कि जानते रहेंगे, रिपोर्ट जिस ये एक टाइम डेवलपमेंट स्टोरी है और यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम में ज़रूर ही ज़िक्र करेंगे कि अब की जो फैमिली है वो किस हद तक सेटिस्फाइड है और उनके वालिद मीर रज़ा के और उनके वकील जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे और अगर मज़ीद उनकी कोई रेज़िडेंट व्यूअर से इस हवाले से भी शेयर करेंगे। जनाब, एक और बहुत अहम मामला है, फिल वक्त उसकी तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्के के आखिरी मरहले की। और आज बाग और हवेली की 4 नशस्तों पर वोटर्स अपना फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून वाज़ेह बरतरी बना चुकी है और पीपल्स पार्टी मुसलसल इंतखाबी अमल पर सवालात उठा रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से मरहलावार इंतखाबात, पंजाब पुलिस की तैनाती और फिर मुबैना प्री पोल धांधली और इंतखाबी इंतजामात पर संगीन इल्ज़ामात का जो है वो आयद किए गए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून ये कह चुकी है पहले ही कि ये सारी की सारी सियासी जो है वो शिकायतें हैं और शिकस्त तस्लीम पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही है और इसी की वजह से वो मज़ीद इल्ज़ामात भी लगा रही है। अब ये जो आखिरी मरहला है ये बताएगा, डिसाइडर तो नहीं कहना चाहिए, ऑलरेडी समझा जा रहा है कि नून लीग इज़ ओवर द टॉप, बट स्टिल ये एक ऑफिशियल डिसाइडर ज़रूर कहलाएगा। तो अब सवाल ये बनता है कि आज वोटर टर्नआउट क्या रहता है और जो तमाम तर सिक्योरिटी हम देख रहे हैं इंतजामात वो भी किस तौर के हैं। इस पर पहले तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बशारत मुगल जो कि हमें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बताएंगे कि आज 2 हल्कों में जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पर क्या सिक्योरिटी इंतजामात है। बशारत, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है वहाँ पर? कश्मीर में जो इलेक्शन 2026 का जो तीसरा मरहला है पुंछ डिवीजन में जारी है। पुंछ डिवीजन में इस वक्त 4 इंतखाबी नशस्तों के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं और बासी जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबले हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो वो जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ टोटल जो वोटर की तादाद है वो 4,60,371 है। मर्द वोटर की अगर बात की जाए तो 2,86,664 है। खवातीन वोटर 2,17,007 है। पोलिंग स्टेशन यहाँ 803 है और जो पोलिंग बूथ यहाँ कायम किए गए वो 1254 हैं। मैं आपको साथ बताता चलूँ कि 4 इंतखाबी नशस्तों के ऊपर इस वक्त बाग में और पुंछ डिवीजन के इन इंतखाबी नशस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। 2 साबिक वज़राए आज़म और एक जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर इस वक्त वो भी इस जो इंतखाबी नशस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है वो इसका हिस्सा है। LA 14 बाग की अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और मुस्लिम लीग नून के सरदार फैसल और मुबशर इजाज़ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इनके दरमियान मुकाबला है। यहाँ एक और उम्मीदवार है जो इस वक्त बहुत मजबूत भी जा रहे हैं, यहाँ वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और साजिद इकबाल है और टोटल यहाँ 21 उम्मीदवार हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। LA 15 की बात की जाए तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो मुश्ताक मनास और सरदार ज़िया कमर जिनका तहल्लुक पीपल्स पार्टी से है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद की सरदार तनवीर इलियास समेत 30 लोग LA 15 से हिस्सा ले रहे हैं। अगर 16 की बात की जाए तो इसमें मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान समेत 22 उम्मीदवार यहाँ इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। टोटल वोटर की तादाद अगर यहाँ की जाए तो 1,06,721 है। इसी तरह LA 17 की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म है राजा फैसल मुमताज़ राठौर के साथ वो इस वक्त इस हल्का इंतखाब से जो उम्मीदवार के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार है यहाँ मुस्लिम लीग नून के वो चौधरी ठीक मोहसिन है। अजीज़ हैं। आमिर नज़ीर चौधरी समेत
9 उम्मीदवार यहाँ बशार वाले साहब में डिटेल्स दे रहे थे अभी, और इलेक्शन की क्या सूरत हाल रहेगी ये भी आगे चलकर आपसे जानते रहेंगे। फिल वक्त इस पर तज्जिया भी हासिल कर लेते हैं। एंकर पर्सन बोल न्यूज़ बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बतूल, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज आज़ाद कश्मीर इंतखाब का तीसरा आखिरी मरहला है। पहले 2 मराइल में तो मुस्लिम लीग ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। अब ये बताइएगा कि बाग और हवेली के जो नताइज हैं, क्या वो सियासी नक्शा तब्दील कर सकते हैं या नहीं, और अगर पीपीए नशिस्तें जीत भी जाती है तो इसे सियासी तौर पर किस हद तक फ़ायदा हासिल होगा इन नशिस्तों का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो तीसरा मरहला है वो अलामती है, उसकी हैसियत ज़िमनी है। उसकी वजह है कि पहले 2 मराहिल के जो नताइज फौरी तौर पे सामने आए, उससे ये तो इस्टेब्लिश हो गया था कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, बरतरी किसकी होगी। तो ये जो तीसरा मरहला है, इसके नताइज से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि इसका बायकॉट नहीं किया, उनके पास ऑप्शन थी, उनकी पार्टी के अंदर ये ओपिनियन भी मौजूद थी कि बायकॉट किया जाए, तो उन्होंने सियासी प्रोसेस में हिस्सा लिया और वो अपनी जगह पे रहे। और अभी भी पीपल्स पार्टी होपफुल नज़र आती है कि उनका वोटर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर वोट बैंक पड़ता भी है पीपल्स पार्टी को, तो दे वोंट बी एबल टू ग्रैब LA सीट्स, क्योंकि इससे पहले जो 2 मराइल हैं वो नून लीग की फेवर में गए हैं। तो इससे पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे बरतरी तो हासिल नहीं होगी, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहना पीपल्स पार्टी के लिए और सिस्टम के लिए ज़रूरी है, जो कि एक मैच्योर पॉलिटिकल फैसला है। तो जैसे आप खुद भी मेंशन कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि इंतखाबात पे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, फिर पंजाब पुलिस के किरदार पर, प्री पोल धांधली, पोलिंग के अमल पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या इन इल्ज़ामात में ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने वाला करार दिया जा सके, और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के हवाले से आपकी क्या राय है? जी देखिए, जब पीपल्स पार्टी की तरफ से 15 शिकायत का इंदराज किया गया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमारी बात हुई AJK में, वो हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि जो शिकायत आती हैं वो रियल टाइम में उस तरह से एड्रेस नहीं हो सकती, वक्त के साथ साथ उसके ऊपर इंक्वायरी होती है और बाद में हम इसको टेकअप करते हैं, उसका फैसला आता है, ट्राइब्यूनल्स में जाती हैं शिकायत। तो उनका कहना था कि हम पीपल्स पार्टी को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर रहे जिस तरह से पीपल्स पार्टी खुद कह रही है। जो इलेक्शन कमिश्नर की हद तक इल्ज़ामात थे, उनका तो हमें ये जवाब मिलता है कि वो खुद मुतमईन नज़र आते हैं जो इलेक्शन प्रोसेस था। लेकिन पीपल्स पार्टी के जिन हलकों में जहाँ पे उनका वोट बैंक था, जहाँ पे अमला नहीं पहुँचा, मवाद नहीं पहुँचा, वो एक क्वेश्चनेबल स्टांस है, जिसके ऊपर AJK के इलेक्शन टीम ये कहती है कि हम इसके ऊपर इंक्वायर कर रहे हैं। बट ओवरऑल बिल्कुल इस इलेक्शन का यही तासुर गया था, जितना एक बड़ा नंबर टर्नआउट का आया है, जिस तरह से ये जो स्टेप वाइज किया गया था इलेक्शन, उसका मकसद ये था कि सिक्योरिटी रीजंस हों। लेकिन इससे ये भी हुआ है कि इसके कुछ ऐसे अनासर ने इसका फ़ायदा उठाया है कि फ़ौरन रिज़ल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो भी एक तरह के इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स वोटर की जहन साजी करने के लिए कि पहले मरहले में नून लीग जीती है तो दूसरे मरहले में भी नून लीग ही प्रोबेबल है और तीसरे मरहले से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि अगर वक्त सही है। फौरी मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मरहला वार जो करवाया गया है इलेक्शन, इसी ने शफाफियत को अंडरमाइन कर दिया है, क्या आप इससे अग्री करती हैं? दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी मामलात भी थे, तो ठीक है पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन है कि मरहला वार क्यों कराया गया, लेकिन क्या इसको सारे हल्कों का एक ही साथ इलेक्शन हो सकता था, नोइंग कि वहाँ पर क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है? जी बिल्कुल, ये मरहलावार इलेक्शंस करवाने की दो रीजंस थी। बिल्कुल एक सिक्योरिटी रीजंस थी, और अगर पीपल्स पार्टी ये शिकायत करती है कि इसमें शफाफियत का एलिमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जब आप रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, पता लग जाता है कौन जीत रहा है, तो बाकी माहौल में जो फैक्टर्स हैं वो नेचुरली आपकी फेवर में जाने लग जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सियासी तनाज़े को इंटेंशनली इसमें क्रिएट किया गया। ये एब्सोलूट सिक्योरिटी रीजंस थी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और जैक के फैक्टर की वजह से, और जो उससे पहले हलाकतें भी हुई हैं, तो ये ज़रूरत थी वक्त की। लेकिन ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये भी एक ग्राउंड लूज कर दिया, जिससे वो जिसकी पीपल्स वजह पार्टी से अपने वोटर इलेक्शन से एंगेज कर मुतासिर हो सकती सकते। पीपल्स पार्टी का ये दावा है तो ये इफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या ये इंटायरली किसी भी तौर से नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं लगता है। बतूल, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। यू वर गिविंग अस एनालिसिस। आज़ाद कश्मीर का आज आखिरी मरहले का इलेक्शन है, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। स्टे विद अस। तरीन स्टोरी
स्टोरी मीर रज़ा के कत्ल के हवाले से जो नए इंकशाफात हो रहे हैं, इस पर हम ज़रूरी समझते हैं कि मीर हुसैन अली जो कि वालिद हैं मकतूल के मीर रज़ा के, उनसे इस पर बात की जाए और जाना जाए कि उनका मौक़िफ़ क्या है, किस हद तक वो सेटिस्फाइड है मज़ीद जिस तौर से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ मीर हुसैन साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी और यकीनी तौर पर आपके सब्र के लिए भी कि इस मुश्किल वक्त में भी आप हमारे चैनल को टाइम दे रहे हैं ताकि आपका मौक़िफ़ सामने आ सके। सर, कल जो प्रेशर हुई है और अब तक पुलिस ने जो टीम्स चेंज की हैं और जिस तरह से कुछ लोगों को मुअत्तल किया है, इस पर आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, पहले तो हमें ये बता दीजिए। मुझे तो सबसे पहले हम सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पा रहे हैं हम्म कि कुछ मुतनाज़ा बयानात चल रहे हैं। कल रात में भी हमारे पास भी आए गए, जियो के ऊपर भी मुतनाज़ा बयान दिया गया हम्म कि अगर देखें, अगर उनको आपने सस्पेंड किया है और तहलील की है तो उन्होंने कुछ मसला था तो आपने किया ना। आपने किसी ऐसे ही तो नहीं उठा के कर दिया अपने ऑफिसर्स को, ठीक है? कोई प्रॉब्लम थी तो आपने किया। आप बोल रहे हो कि मीडिया के ऊपर कि ये जो 8 काबिल लोग थे जिन्होंने कब्र खुशाई, हमने दिल पे पत्थर रख के कब्र खुशाई कराई है, ठीक है? अब हम्म आप उसको रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा बनेगी। क्यों? आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हुकूमत 11 दिन के बाद हमारे पास आ रही है। हम्म आपने एक ब जुडिशनल कमीशन तो हमने नहीं बोला आपको, आप क्यों बना रहे हैं? हम तो हम्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना हम्म बनाई जाए वो। हम्म आप एक अमर फारूकी की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं, आप बनाएँ। वो रिपोर्ट 4 से दिन में देगी। अगर 4-5 दिन में वो रिपोर्ट बता हमें वर्किंग उनकी पता लगेगी, हमें कुछ इश्यू आएगा, तो हमने जहाँ जिसको अप्रोच करना है हम करेंगे ना, हम बताएँगे। ठीक है? आप अपने सही से क्यों जुडिशनल वो बनाएँगे? दूसरा, आपके काबिल ऑफ़िसर्स ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र-कुशाई की, हम्म मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, हम्म उनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए 17 केमिकल उनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए मजिस्ट्रेट के सामने। दोबारा से उसको तफ़कीन किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, लॉ को फ़ॉलो करते हुए। अब आप उसको क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं? हम्म क्यों बना रहे हैं? इसमें हम्म क्यों क्यों? अब हमें 100% लग रहा है कि इसमें कोई बात पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है। कोई चीज़ है, कोई बात है। आपसे सही हम कत्ल की बात कर रहे हैं, आप उसको होने दें ना साफ़ और शफ़ाफ़। आप क्यों आपने सबसे पहले तो ये आपने ये नहीं बताया कि भाई रिपोर्ट जो आपको मजिस्ट्रेट साहब ने कोर्ट से आपको अलाउ किया और उन्होंने एक लेटर भेजा, उसपे 8 रुकनी टीम बनी। उसके बाद रात 12 बजे उसको किसने चेंज किया? क्यों चेंज किया? सही आप जाने देते, आप हम्म नहीं करते। हम्म नेक्स्ट डे आपने सुबह 10 बजे फिर चेंज किया। हम्म फिर आप जब ये रिपोर्ट आ गई, अब आप आने के बाद आप जियो के ऊपर जो है वो चैनल के ऊपर आप की न्यूज़ है कि ये रिपोर्ट जो है वो उसामा की रिपोर्ट और इनकी रिपोर्ट, उसामा तो बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट बनाई उसने। उसने तो पहले ही सही अच्छा सही मज़े की बात आप देखें मैम कि उसामा ने जो कपड़े भेजे थे केमिकल टेस्टिंग के लिए वो भी आ गए मेरे ख़्याल में। हम्म कल रात में उसकी रिपोर्ट चल रही थी जियो पे। जी जी उसके जी ऊपर तेज़ाब फेंका गया, वो भी जी आ जी गया। अब इसके बारे में हुकूमत क्या कहेगी? हम्म आप हम्म क्यों हमारे इसमें रुकावट मतलब कि हुसैन रुकावट साहब, डाली ये जा जो रही है? नई कमेटी बनाई जा रही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की क्यों बात की जा रही है और इस पर आपका एतमाद हमें नहीं तो है, नहीं लेकिन बनवाना है। पुलिस की जो कमेटी बन रही है, पुलिस की जो कमेटी बनी है तहकीकात के लिए, उस पर आपका एतमाद है? देखें, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इन्होंने हमारे 10 दिन ज़ाया किए, ठीक है जी? अब ये भी देख लेते हैं आमिर फारूकी की सरबराही में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हो सकता है उनसे हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले। सही आप उनको करने तो दें। सही 4 लोग वो जो भी हैं उनके साथ उनकी टीम में, हम उनको देखें पुलिस में हर कोई गलत नहीं है। पुलिस का महकमे में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हम्म बहुत ज़बरदस्त किस्म के भी लोग हैं, जो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, किसी प्रेशर में नहीं आते हैं, साफ़ और हम्म शफ़ाफ़ तहकीकात करते हैं, हम्म ठीक है? आप उनको करने तो दें, अभी से आप जुडिशनल इंक्वायरी ये इस तरह होगा नहीं, हमें नहीं रिक्वायर्ड है। हमें सही जिधर जाना होगा, हम पहले इनको देखेंगे, अगर इससे मुतमईन नहीं हुए, हमें जहाँ जाना होगा, हम जाएँगे, ठीक है? कल मैंने वज़ीर बोला, "ये मेरा मोबाइल है, कहें मैं आपको अपने घर का मोबाइल भी देता हूँ, अपने बच्चे की चीज़ें आपके पास हैं, आप सारी चीज़ें चला दें भाई।" हम्म आप बोल रहे हैं डॉक्टर सुमैया ने मीडिया पे क्यों आई? आप जी मेरे बच्चे की 11 दिन से मेरी और मेरे बच्चे को
11 दिन से आप मीडिया के ऊपर आके आपने हमें से डिस्कस तक नहीं किया, हमें कोई बताया नहीं इन्वेस्टिगेशन कहाँ है। आपसे हम एक हफ्ते से आपसे हम हुसैन साहब वहाँ की वो मांग रहे हैं, जी रिपोर्ट वीडियोस मांग रहे हैं गेस्ट जी हाउस की। आप आजकल कर करके आपको हमने गेस्ट हाउस कल की एक डिटेल दी, सोशल आपको मीडिया बताया। पर गेस्ट हाउस की वीडियो गर्दिश करने लगी है जिसमें हमें रज़ा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि रज़ा उस गेस्ट हाउस में नहीं गए हैं। जो अंदर से कौन सी वीडियो आई वीडियो है है मैम? गेस्ट हाउसेस की, वो आपके हिसाब से वो पूरी वीडियोस नहीं है सीसीटीवी? नहीं जी, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं है कि वो अधूरी वीडियो और उसके 2-3 रास्ते हैं, ठीक है जी, उसके 2-3 रास्ते हैं। अच्छा और आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, इट वाज़ प्लान्ड। अभी भी हम कह रहे हैं प्लान्ड है ठीक है ये। आप अच्छा एक बात सुने मैम, हम एज़ अ पेरेंट्स, हम जिस पे सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, हुकूमत उस पे क्यों नहीं चल रही? ठीक है, सिंध हमारे हुकूमत से नेगेटिव अब ऑपोज़िट क्यों हो रही है? हमारे ऑपोज़िट क्यों हो रही है? और हमारी चीज़ों को एकदम से चैलेंज क्यों करने लग रही है? किस वजह से? आपके कल के बयान आप उनके जियो न्यूज़ पे सुने, जो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर सुमैया, अरे डॉक्टर सुमैया अगर ठीक है। मीडिया पे आ गई तो आप भी तो हुसैन मेरा साहब, केस पूरा अगर मीडिया पे लेकर आए हैं। अगर इस हवाले से आप हमें बता सकें कि कल सिंध हुकूमत ने जिस तरह से आपको अप्रोच किया है, ज़िया लंजार साहब के भी बयानात सामने हैं, उस पर क्या बातचीत हुई है, क्या यकीन दहानी कराई गई है? नॉट सैटिस्फाइड। क्या वजह है सर एतमाद नहीं हासिल कर पाए वो आपका, उसके पीछे क्या क्योंकि वजह वो है, क्या मीडिया पे कुछ गुफ्तगू? बोलकर आ रहे हैं, हम्म। मीडिया पे कुछ बोलकर आ रहे हैं, हमारे सामने कुछ बात हो रही है। आपसे क्या बात की गई? आप आप एक मजिस्ट्रेट के सामने जो हमने दिल पर पत्थर रख के हमारा बच्चा दोबारा निकाला गया, हमने कब्र कुशाई कराई है भाई दोबारा। हम जब सेटिस्फाई हो रहे हैं उस रिपोर्ट के ऊपर, तो आप क्यों उस रिपोर्ट को के हवाले से बात कर रहे हैं? मैं तो नहीं जानता वो 8 लोग कौन है। सारी जिंदगी 50 साल की उम्र में मुझे पता ही नहीं है कि वो 8 लोग कौन है। हमने इत्तेमाद किया ना। हम्म, आप ठीक। मुझे बताएं तो मीडिया पे आके आपने क्यों इस तरह की बात की? मजिस्ट्रेट के सामने हुई है सारी पोस्टमार्टम, वो कबर खुशाई, सारी चीजें मजिस्ट्रेट के सामने हुई, वो मौजूद थे टिल एंड तफकीन होने तक। तो आप क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं? आप उसको दोबारा मुतनाज़ा क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सही। क्यों? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि रात 12 बजे अंधेरे में क्यों रिपोर्ट आपने चेंज करने की कोशिश की पैनल को? क्यों हम्म, हैदराबाद के लोगों को डालने की कोशिश की? जामशोरों के लोगों को? आपने क्यों आप क्यों मतलब बच्चे की क्या चीज़ छुपाना चाह रहे हैं? सही। किस चीज़ को, बच्चे को किसने मर्डर किया या उसको छुपाना चाह रहे हैं? हुसैन साहब, फिर आप बोल रहे हैं कि हम अगर आपके मुताबिक तफ्तीश नहीं की जा रही है, इस कमेटी से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, सिंध हुकूमत का रवैया भी आपको लग रहा है कि दोगलापन है उसमें, तो फिर क्या आपका इसके ऊपर आपका नेक्स्ट क्या समझते हैं, आपके क्या डिसीजन है, किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए आप रास्ता साफ करें अपने लिए? देखें मैम, बस मसला ये है कि गलती हमारी है कि हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी। बस गलती हमारी ये है, हम पढ़े लिखे अंदाज से ही चलेंगे और वहीं जाएँगे, वहाँ तक जाएँगे जहाँ तक हमें ले जाया जाएगा, हम जाएँगे। मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो क्या, वॉइस क्या, कुछ भी चला लें। हम्म, जिसने मर्डर किया है इतना ब्रूटली मेरे बच्चे के साथ, इतनी हमें नींद नहीं आती है, उसके मुँह में तेज़ाब डाला गया, उसके मुँह में केमिकल डाला गया, उसके मुँह पे फेंका गया। हम जब तक जिस ज्यादती का बदला नहीं लेंगे, उसको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाएँगे, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने डॉक्टर आकाश की तरह बंदे को मार के हमारे सामने नहीं पेश होना है, ठीक है? उनका बंदा 24 घंटे के अंदर मिल जाता है जी, ठीक है? क्यों? क्यों? हम भी इधर के मकामी हैं, हम भी इधर पैदा हुए हैं, हमारा भी ये शहर है, हम भी ये टैक्स देते रहे हैं, हम्म, देते आ रहे हैं। हमारा भी हक है इस शहर के ऊपर। आपने हमारे बच्चे को इस तरह कर दिया, उसको 12 दिन में आप टीमें चेंज कर रहे हैं, फिर आप डिफेंड भी कर रहे हैं अपनी टीमों को। किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का निज़ाम है? हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएँगे। मैं अभी ठीक। जो आमिर फारूक है की साहब की सरबराही में जो टीम बनी है, हम उसके उनके साथ चलेंगे। वो जो हुसैन चीज़ साहब, डिमांड होगी उनकी, गोल हम उनको हमेशा आपकी प्रोवाइड आवाज़ करेंगे। बनेगा और आपके इस मसले को जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचानी है, उनको वो उस आवाज़ को ज़रूर आगे आपकी पहुँचाएगा। जो और आपके बेटे के दोस्त हैं, क्या उनको भी किसी किस्म के थ्रेट्स मौसूल हुए हैं और क्या उन्हें भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया है?
किसको जी, किसको? सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन सका। मीर रजा के दोस्तों की मैं बात कर रही हूँ जिनसे उनका जी ताल्लुक जी रहा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल भी इनको बता दिया कि उसके दोस्त जो है ना सारे हमसे गायब हो गए। क्या अच्छा उनको थ्रेट दिया है पुलिस ने? क्या उनके अच्छा साथ कोई ऐसा थ्रेट दिया है? जी बिल्कुल, वो बचपन के दोस्त हैं। हमने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जी उन्होंने हमसे डिटेल मांगी, हमने दे दी। हमने बोला उसके हर दोस्त से करें आप। ठीक है, कोई बात नहीं, करें आप। अगर वो बच्चे किसी चीज में नहीं है तो हमसे मिलना चाहिए ना उनको, हमारे से बात करना चाहिए। फर्स्ट क्लास हबीब पब्लिक के फर्स्ट क्लास के दोस्त हैं ये सारे। हम्म, आपने उनको क्या मेंटली टॉर्चर किया है? हम्म। आपने क्या उनके साथ ऐसा किया है बुलाकर, जो वो बच्चे सारे हमसे दूर हो गए? आज जी 10 दिन हो गए उन बच्चों को हमसे मिले हुए, राब्ता किए हुए। आप ये देखें प्लीज इसको, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ड्यूल पॉलिसी खेली जा रही है। हमारे पास आके इधर एकदम इतनी सारे लोगों को लाकर हम प्रेशर में नहीं आएंगे। आप 2 कब्रें और 3 कब्रें और बना दे और उनको सुसाइड कर दीजिएगा, मेरी बीवी की और रजा की वालदा की और उसकी बहन की, तीनों कब्रें बना दे और जो है हमें सुसाइड करार दे दीजिएगा और बहुत आसानी से दे देंगे, जैसे इसको केस को चेंज किया जा रहा है। हुसैन साहब, आपका गुस्सा और आपका गम बजा है और जितना वक्त इस तमाम तर मैम ड्यूल पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन दे में। मैम ड्यूल ड्यूल बातों से परेशान है। बच्चा हमारा गया है, 26 साल उसको मेहनत करके पाला है, उसके साथ इसका सिला ये दे रही है। क्या जो लेजेंड जिंदगी में भी था, लाइफ भी लेजेंड थी उसकी, मरने के बाद भी लेजेंड। हम किसी प्रोटेस्टर को नहीं कहते, हम किसी लड़के को नहीं कहते, वो हुसैन अपनी साहब, मर्जी हम से इधर आते हैं। आपके गम में बराबर के शरीक हैं और एक यकीनी बात तौर मैं पर बताना आपका। चाहूंगा आपको, जी प्लीज प्लीज जी एक बात जी बताना जी। चाहूंगा, इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। कल भी हमारे प्रोटेस्ट के अंदर एक रेस गाड़ी को विदाउट नंबर प्लेट व्हाइट रंग की गाड़ी हमारे पास भेजी गई, जिसके अंदर लड़के मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की है, वो पुलिस वाले हैं और हवाई फायर मारते हुए भागे हैं। हुसैन साहब, ठीक है। गम में बराबर के शरीक हैं और यकीनी तौर पर आपका गम बहुत बड़ा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपको इंसाफ मिल सके। आपके वक्त के लिए, इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन। एक अहम रिपोर्ट सामने आती हैं जिसमें एक इंकशाफ किया जाता है और हमारी हेल्थ जो सिस्टम है वो किस हद तक हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत साबित हो रहा है, ये इससे पता चलता है। तो जनाब, घी, कुकिंग ऑयल और दूध के मयार से मुतालिक हुकूमती रिपोर्ट ने एक नई तशवीश को जन्म दिया है। 491 सैम्पल्स की जाँच की गई, जिसमें से 176 जो हैं मुकर्ररा जो सैम्पल्स हैं वो मयार पर पूरे नहीं उतरे और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के मुताबिक 204 बनास्पति घी के नमूनों में से 98 गैर मयारी निकले हैं, जबकि रिफाइंड पाम ऑयल के भी 4 में से 3 नमूने मयार पर पूरे नहीं उतरे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो पैक शुदा घी है और खुर्दनी तेल है, दूध के तकरीबन 36% ऐसे नमूने हैं जो कि गैर मयारी पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो सारे नमूने सामने आए हैं, ये इनमें ज़्यादातर तादाद उनकी है जो कि खुला ऑयल मिल रहा होता है और इसी हवाले से अब मज़ीद एक्शन लेने के लिए कह दिया गया है। जामे सर्वे का हुक्म दे दिया गया है, फिर वो खुर्दनी तेल हो, दूध का मयार चेक करना हो और माहिरीन पर मुश्तमिल खसूसी टेक्निकल कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और आवाम से भी ये दरख्वास्त की गई है कि जो खुला तेल है, खुला दूध है, खुला घी है, इसका इस्तेमाल ना करें जब तक कि श्योरिटी ना हो कि वो किसी अच्छी ब्रांड से नहीं है। बट यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जितना भी पैक्ड ऑयल है, घी है, दूध है, क्या वो तमाम तर सेहत के मयार जो हैं, जो लेवल्स हैं, उनको पूरा करता है या नहीं पूरा करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एहसान इकबाल साहब ने सख्त एक्शन का कहा है और उन्होंने कहा है कि जितने भी मार्केट में इस वक्त ऑयल है या घी है, ख़ास करके जो खुले ऑयल है, वो जो दस्तयाब है उनका मुआयना किया जाए, चेक किया जाए कि उनके अंदर क्या कोई ऐसा मुज़रे सेहत एलिमेंट तो मौजूद नहीं है जो कि लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है और एट द सेम टाइम क्या वो असल में घी, तेल या दूध है भी है या नहीं है। तो अब सख्त कार्रवाइयाँ की जाएगी और देखा जाएगा कि तमाम तर जो सेहत के मयार हैं उनको पूरा किया जाता है या नहीं किया जा रहा और सज़ाएँ भी होंगी और कार्रवाइयाँ भी होंगी। यहाँ पर फिल वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस।
दुनिया बोल है और अब हम बात करने जा रहे हैं जिस मामले पर पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है और वो है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुआहदा। और दफाई मुआहदा खित्ते में एक अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर अगर मुसल्लह हमला किया जाता है तो वो तीनों के खिलाफ हमला समझा जाएगा और दफाई ताउन के मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी इश्तराक बढ़ाया जाएगा। ईरान जंग के बाद सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते में बदलते हुए स्ट्रेटेजिक जो मंजरनामा है उसकी तरफ इशारा दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको किस तरह से देखते हैं, खुद गल्फ में इसका कितना इम्पैक्ट रहता है, मुस्लिम वर्ल्ड क्या इसको मज़ीद आगे इसमें और इंक्लूजन्स करना चाहेगी, इस में हम और ममालिक की शमूलियत देखेंगे। और जो हम देखते हैं मुस्लिम ममालिक में एक यूनिटी का जो फुकदान नज़र आता था, क्या इसकी वजह से एक नया बाब रकम कर दिया गया है? एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं सर, बहुत बहुत आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो सर। फर्स्ट ऑफ, जब कोई भी ऐसा शख्स जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, जिसका अपना एक्सपीरियंस हो फोर्सेस में, वो क्या समझता है इन तीन ममालिक के इस मुआहदे को, किस तरह से वो देखते हैं, यानी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं वो इसको किस तरह से परसीव करेंगे? जी बहुत शुक्रिया सादी, वंस अगेन आपने इनवाइट किया। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। जो आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया कि ये जो मुआहदा है ये एक नेचुरल कन्वर्जेंस है, नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर जब मुआहदे होते हैं वो किसी न किसी मजबूरी, खौफ या लालच के सेंस में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं किसी एक एग्रीमेंट को सेगमेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे तीन मुल्क इकट्ठे हुए हैं, तीनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ और अपनी अपनी काबिलियत को कन्वर्ज करेंगे और कोई किसी पर उस तरह डिपेंडेंट नहीं है जिस तरह नेटो में कुछ ममालिक बहुत हैवीली अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं और वो ऑलमोस्ट वन वे एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी या कन्वर्जेंस है। यहाँ पे तुर्की है जो मैं देखता हूँ, ऑब्वियसली मेरी थोड़ी सी इमोशनल कनेक्शन ज्यादा इसलिए तुर्की से कि मैंने वॉर कोर्स जो इस्तांबुल में किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, टर्किश लैंग्वेज सीख के किया था, पूरा साल गुजारा था। दोस्ती अभी भी मेरी कायम है कुछ लोगों से वहां पे। तो वो एक एलिमेंट ऑफ गुडविल बहुत ज्यादा वहां पे, वो हमें पर्सनली लिटरली अगर 10 फॉरेनर ऑफिसर्स खड़े होते थे तो सबके सामने कहते थे कि बाकी दोस्त है, तुम भाई हो। तो ये मैंने आपने पूछा कि कैसा फील होता है, तो ऐसा फील होता है ऐसे मुल्क पास जो आपको ब्रदरहुड की बॉन्डेज हो, नंबर वन। सऊदी अरब का तो कहने की जरूरत नहीं है, वो एक इमोशनल कनेक्शन भी है, एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज पहले से मौजूद है। आमतौर पर जब मुआहदे होते हैं तो मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट 4 सेगमेंट होते हैं उसके अंदर जब आप कन्वर्ज करते हैं। एक होता है आपकी नेशनल जो ऑब्जेक्टिव है, यानी नेशनल प्रेफरेंसेस हैं वो वही हैं तीनों की, चारों की, जितने भी मुआहदे में शामिल हो। नंबर 2 ये होता है कि आपकी कॉमन थ्रेट परसेप्शन है, एक एलिमेंट ऑफ कॉमनैलिटी उधर। तीसरा ये होता है कि आपकी सलाहियत क्या है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी मिलिटरीली है, फाइनेंशियल है, जो कि इस सूरत में तुर्की और पाकिस्तान की मिलिटरीली है, उस पर मैं बाद में आता हूँ, और सऊदी अरब की ज़ाहिर फाइनेंशियल मसला है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप रिलायबल पार्टनर साबित होंगे आने वाले वक्तों में। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक मुल्क पर अगर थ्रेट हो तो दूसरा किसी न किसी मसलत की वजह से बैक ऑफ कर जाए। तो यहाँ पे तीनों मुल्कों को एक ये एडवांटेज है कि सऊदी अरब फाइनेंशियली साउंड है, बहुत सपोर्ट कर सकता है प्रोजेक्ट्स को, आने वाली डेवलपमेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपेसिटी एनहांसमेंट में दोनों मुल्कों की, तुर्की और पाकिस्तान की। तुर्की जो है वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मुल्क है पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामिक उम्मा में। बहुत ज्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लॉइटरिंग और किलर ड्रोन्स में बड़ी मदद की। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है। नेटो का कलीदी मुल्क है ऑब्वियसली। वेस्ट का उसका बहुत एक्सपोजर रहा है। मैं आपको वैसे मिसाल के तौर पे बताते जाता हूँ कि वेस्ट में हमारे पास अमेरिकन जो है वो तकरीबन 75 के करीब F-16 है और तुर्की के पास तकरीबन 270 के करीब F-16 है। तो ये मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ। मॉडर्नाइजेशन में हमारी जो पाकिस्तान की सलाहियत है वो सबको पता है। हमने कोई पुरानी बातें ना भी करें तो 1 साल पहले हमारी बैटल हार्डन्ड कॉम्बैट प्रूवन आर्म्ड फोर्सेस हैं, फिजाइया का दुनिया में आज नाम है और बैक्ड बाय न्यूक्लियर थ्रेट बेसिकली। तो आई थिंक ये कन्वर्जेंस बहुत खुशाइंद है और मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि बहुत सारे और ममालिक इंक्लूडिंग ईरान भी इसमें शामिल होने चाहिए ताकि हम एक कॉमन थ्रेट का एक डिटर कर सके, थ्रेट को जो हमारे सबके कॉमन है और हमें सबको पता है कि वो कॉमन थ्रेट मोस्टली कहाँ से है। इज इट टू अर्ली टू कॉल इट अ मुस्लिम नेटो? येट आप मुआहदे को ज़रा देखें, द लैंग्वेज जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो उसी तौर की है, बट क्या हम इसको जिस तरह से इसमें एक स्पेस है दूसरे ममालिक की शमूलियत की जब हम बात की जाते हैं कि हम क्या इस इत्तेहाद को इतना बढ़ता हुआ देख सकते हैं कि ये रीजन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके
और फिर किसी भी ऐसी जंग को, जिस तरह से ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई है, हम उसको भी देख सकते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी का एलिमेंट पैदा हो सकता है। और इसमें अगर जो इस वक्त ईरान के बारे में स्पेकुलेशन की जा रही है कि ईरान इस यूनियन को एक थ्रेट के तौर पर लेगा या एक एडवांटेज के तौर पर लेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है बुनियादी तौर पर साथी। देखिए, इस वक्त जो है वो क्योंकि हालत जंग में है, उसको वो टेक होम एडवांटेजेस नहीं मिले, उसने रेजिलियंस दिखाई है, उसके बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे की है, तो उसको परसीव शायद ऐसा करे तो मुझे कोई अलार्मिंग नहीं लगेगा। लेकिन जब ईरान की ये जंग सेटल हो जाएगी, उसका कंपनसेशन हो जाएगी, वो आगे मूव कर जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ईरान इसको नॉर्मल समझेगा। और उसकी वजह एक और मैं अर्ज करता चलूं, वो देखिए दुनिया में जहां भी वैक्यूम होता है वहां पे ही आपका दुश्मन पेनिट्रेट करता है, जहां पे फॉल्ट लाइंस होती हैं। जब इजराइल को या किसी और मुल्क को ये लगेगा कि इन मुल्कों के दरमियान खुद दराड़े हैं, एक एलिमेंट ऑफ वैक्यूम और ट्रस्ट डेफिसिट है, तो वहां उसको अपनी जगह बनाने में निस्बतन आसानी होगी। और आपने उसी तरफ इशारा किया कि जब कॉमनैलिटी की तरफ हम जाएंगे, तो आज मैं इसको इस्लामिक नेटो ना भी कहूं, क्योंकि वो नेटो जो बना था 1949 में, वो वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद बना था। उसमें उस वक्त दो कोल्ड कोल्ड वॉर थी, सोवियत यूनियन था, एक तरफ अमेरिका था। जंगें खत्म हुई, एक कई मुल्क हारे, कई मुल्क जंग से निढाल हो गए, तो अमेरिका क्योंकि फिजिकली दूर था, उसकी मिलिट्री भी इंटैक्ट थी, उसकी इंडस्ट्री भी इंटैक्ट थी, उसको जंग के वर्ल्ड वॉर टू के असरात भी इतना नहीं पहुंचे थे, तो वो अपनी एक डोमिनेंस लेकर इस एरिया में आया, यूरोप में और इसमें। और उसने आकर कहा कि मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें सोवियत यूनियन से थ्रेट है। तो वो एक एलिमेंट ऑफ फियर भी था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एलिमेंट ऑफ फियर नहीं मैं देख रहा, अब एलिमेंट ऑफ कंफर्ट देख रहा हूँ, वैल्यू एडिशन देख रहा हूँ और कन्वर्जन देख रहा हूँ। तो बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है तीनों मुल्कों जिन्होंने मुआहदा किया है उन पर शायद ये ऑब्लिगेटरी भी है कि ये ईरान के खदशात दूर करें शॉर्ट टर्म में भी, और लॉन्ग टर्म में जब ये सेटल हो जाए सारे मसले तो फिर इनवाइट करें विद स्ट्रेंथ। आई एम श्योर ईरान नहीं चाहेगा कि आने वाले वक्तों में ऐसे मुल्कों को यहाँ पे एक वैक्यूम मिलने की गुंजाइश रहे जो आज भी उसके लिए खतरे का बायस है। ठीक है। इस वक्त आपको इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन चेंज होती हुई महसूस हो रही है? पूरे सोशल मीडिया पे वावेला मचा हुआ है, द वे इंडियन मीडिया इज़ परसीविंग इट। अब खुद मेरे ख्याल में मोदी सरकार को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, साथ साथ में उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की पेनिट्रेशन बढ़ रही है। बट डू यू फील कि जो स्ट्रेटेजिक रीच है इंडिया की, वो इस मुआहदे से मज़ीद कम हुई है? डेफिनेटली देखिए, इंडिया ने ऑलमोस्ट 2-3 दिहाइयां और इवन उससे पहले कोल्ड वॉर के दौरान भी बड़ा एडवांटेज उठाया, सोवियत यूनियन से भी उठाया, बिकॉज वो उस ब्लॉक में था। जो ही सोवियत यूनियन टूट गया, उसने रशिया को भी इंगेज रखा और स्विच कर लिया वेस्ट और अमेरिका की तरफ भी कर लिया, और इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेस्ट ऑफ बोथ एंजॉय किया, जो कि मुझे कोई उससे फिक्र नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, उसकी रीच ज्यादा थी, उसके डिप्लोमेटिक टाई ज्यादा थे, बायलैटरल ट्रेड की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत जबरदस्ती के हाई लेवल पर था, यूरोप को एंगेज किया, तो उसने बहुत कैपिटलाइज किया। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने और बहुत सारे मुल्कों ने रियलाइज कर लिया, और खासतौर पर अभी भी आपने देखा कि ईरानी लोगों को कैसा सबक हासिल हुआ जब 26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तेल अवीव में कह रहे थे कि योर पेन इज माई पेन, इसराइल को कह रहे थे। तो फिर ईरानियों को तो समझ आ गई कि फिर हमारी पेन किसकी पेन है, इसका मतलब इंडिया की तो पेन नहीं है। तो इंडिया ने खुद अपने आप को एक्सपोज किया, पहले रीजनल में, फिर पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान डिसाइड करेगा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कौन दहशतगर्द है, कहाँ हमला करना है, कितनी इंटेंसिटी से करना है, और रात को 12:30 बजे करना है, 85 जहाजों के साथ करना है। फिर हमने वो न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया और अब इतने बेफिटिंग और कॉस्ट प्रोहिबिटिव जवाब दिया। तो आई थिंक इंडिया में एक सेटबैक डेफिनेटली है। न्यू फाउंड रियलिज्म दुनिया में भी है कि इंडिया ने बहुत कैपिटलाइज किया अपनी एडवांटेज को, और मैं नहीं कह रहा, नो लेस देन प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि बहुत हो गया, इंडिया ने हमें बहुत कर लिया, ये कर लिया, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो आई थिंक इंडिया में एक अलार्म जरूर बजा होगा, लेकिन हमारा किसी से भी ये नहीं है कि हमारा यूनिटी है ही डिफेंस। इसका मतलब है किसी ने ऑफेंस की चॉइस लेनी है तो हम डिफेंड करेंगे ना। मुआहदे में अगर मैं कहूँ कि जी मैं दिफा करूंगा, तो फिर जो नहीं मेरे पे हमला करने वाला उसको क्यों परेशानी होगी, क्योंकि इंडिया करता आया है, पिछले साल ही किया था, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इसलिए उसका कंसर्न भी है कि अब उससे भी ज्यादा बेफिटिंग जवाब आएगा, उससे भी ज्यादा कंसोलिडेटेड, ना सिर्फ मिलिटरीली आएगा बल्कि डिप्लोमेटिकली भी आएगा। बिल्कुल, और अब एक नहीं 3 की जानिब से आएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वाज वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। ये मुआहदा बहुत अहम है, ना सिर्फ इन 3 ममालिक के लिए भी, इस खत्ते के लिए भी, और वो ममालिक जो इसमें आगे फ्यूचर में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए भी ये मुआहदा बहुत अहम है। ये मुआहदा किस तौर से पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है, इस रीजन को कर रहा है, ये आपको आगे चलकर भी बताते रहेंगे। अभी वक्त हो गया है कि हम कुछ मौसम का तस्करा कर लें। इस वक्त हम मौसम की जो सूरत हाल देख रहे हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है, चाहे फिर वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कोई भी मुल्क का ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ बारिशें नहीं हो रही हैं। ख़ास करके हमारे अपर एरियाज़ में और फिर पंजाब में जिस तौर से बारिशें हो रही हैं, ये मामूल से कम बारिशें हैं, लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं, हमारे ग्लेशियल मेल्ट्स हो रहे हैं, और जो हमने इस दफ़ा स्पैन देखा है कि किस तौर से हमारा जो ओवरऑल स्पैन है वो विंटर्स का चेंज हो गया है, समर्स का चेंज हो गया है, हमारे मॉनसून की टाइमिंग्स जो है वो चेंज हो गई हैं। इस पर बात करना ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले सालों में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान का वेदर शिफ्ट कितना शिफ्ट है। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जिन महीनों में गर्मियाँ होती थी और सर्दियाँ होती थी, क्या अब वो नहीं रहेंगी, और न्यू टेम्परेचर्स पाकिस्तान के क्या होने जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। इसी पर बात करते हैं। मरियम शबीर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, आप याद हैं। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपके वक्त के लिए। सुबह बखैर मैम। ऑब्वियसली ये वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम तेज़ी से क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम बहुत वल्नरेबल भी हैं। जिस तरह से ये मॉनसून आगे बढ़ रहा है, आपके नज़दीक ये नॉर्मल मॉनसून है? भले से बारिशें उतनी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, जितनी पिछले साल हुई हैं, लेकिन क्या ये एक्सटेंड करेगा और फिर उससे हमारे आने वाले जो दीगर वेदर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे? जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल आपकी मॉनसून मॉनसून जो लेट हमारा आया है और जिसकी वजह से बारिशें भी आपकी कम हो रही हैं, लेकिन अल नीनो की वजह से ये फोरकास्टेड था और अगले साल भी जो है वो वर्स कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी ज़्यादातर मुल्क के हिस्सों में आपको ड्रायर कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो अभी हुआ ये है कि आप इस साल भी देखें और पिछले एक डेकेड्स का डेटा भी उठा के देखें, तो हम यही देख रहे हैं कि दर्जा हरारत गर्मी की वजह से जो है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से खास तौर पे जो हमारे नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से जो आपकी लेक्स बनती हैं, जिसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंचुअली जो जिसकी वजह से कॉज होता है जब वो फटती हैं, तो फिर जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वो आपके उसमें उनकी फ्लडिंग हो जाती है। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो डिफॉरेस्टेशन है, उसकी वजह से आपकी जो है वो डेब्री फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो गारा और छोटे छोटे पत्थर आपके जो है वो लैंड स्लाइडिंग में काफी ज्यादा आपके नॉर्दर्न एरियाज में आपको नजर आ रहे होते हैं, ये उसका रिजल्ट है। फिर साथ ही साथ आप ये देखें कि कुछ जो मैल अडेप्टेशंस हमारी हैं वो भी आपके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कंपाउंडिंग फैक्टर के तौर पर वो सामने आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के पर्टिकुलर इलाकों में जो बहुत वल्नरेबल है इस वक्त, अगर आप उसको देखें तो हर साल आप देखें कि उसमें पुल सिर्फ बना दिए जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बार बार जो पुल जो है वो डिफरेंट गांव को जो कनेक्ट करते हैं वो टूट जाते हैं। तो विदाउट स्टडिंग एरिया प्रॉपरली कि क्या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट किस तरह से उसको या क्लाइमेट प्रूफ किस तरह से उसको बनाया जा सकता है, बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है और बार बार उसके नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। फिर मैं बहुत दफा ये बात पहले भी कर चुकी हूँ और पिछले साल मैंने इस पे अखबार में लिखा भी था कि हमारे पाकिस्तान में जो आपको ज्यादातर क्लाइमेट डिजास्टर्स नजर आते हैं, एक तो ग्लोबल फैक्टर तो अपनी जगह बहरहाल है कि ग्लोबल एमिशंस की वजह से हम वल्नरेबल हैं, हम पे इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन जो ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमारे मुल्क में होती है, जो ज्यादा नुकसानात होते हैं, वो हमारे गवर्नेंस के फेलियर्स हैं। हमारा गवर्नेंस का सिस्टम बहुत ही खराब किस्म का है और मयर्स हम जो हमारे हाथ में लेने की हैं अच्छा इम्प्रूव करने की, वो भी हम नहीं लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का एक्सपेंशन है, जो ग्रीन कवर का रिमूवल है, फिर ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं इनमें जो वेजिटेशन ब्यूटिफिकेशन के नाम पे लगाई जाती है विदाउट डूइंग प्रॉपर स्टडीज कि रिसर्च किस है। एरिया के हिसाब से क्या रेलिवेंट स्पीशी होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो बहुत ज्यादा मरियम साहिबा ये देखिए नुकसान बताइएगा, होता है। सॉरी टू कट यू हियर, बट ये बताइएगा कि इससे हम, ये तो फिर ऐसे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ठीक है हमारी क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी है, लेकिन हमारा अपना भी किया धरा बहुत है। अपना किया धरा तो रिवर्स हो सकता है ना, तो व्हाट डू यू थिंक कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं और उससे हमारे टेम्परेचर्स किस हद तक एक्सपेक्टेडली पीछे जा सकते हैं अगर हम उन मेजर्स को ले लें? जी देखिए, माइक्रो टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं। राइट। ओवरऑल जो ट्रेंड्स हैं आपके वेदर पैटर्न्स के, क्लाइमेट चेंज उनको इन्फ्लुएंस करता है, वो ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन लोकल लेवल पे मिसाल के तौर पर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं, जो लोकल दरख्त होते हैं, एक तो वो लगाए जा सकते हैं, वो सबसे चीप जरिया है और वो आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। आपकी तितलियां लाएगा, आपके माइग्रेटरी बर्ड्स लाएगा, आपकी जो लैंड स्लाइडिंग होती है उसको प्रिवेंट करेगा, अर्बन फ्लडिंग को स्लो डाउन आपका करेगा। इसके अलावा जो फ्लैश फ्लड्स हैं उनको भी स्लो डाउन करेगा।
जाएगा। फिर साथ ही साथ आप देखें कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस आपके लोकल प्लांटेशन होती है उसकी वजह से होता है। फिर आप देखें कि जो हम मॉडर्निज्म की वजह से जो हमने अपना चेंज किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमने चेंज किया है, जो घरों का जो स्टाइल है जो चेंज किया है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा वार्मिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, दर्जा हरारत आपको बढ़ा रहे होते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडिशनल हमारे हाउसेस होते थे उनमें जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते थे उनकी तरफ जाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे जो लाल पत्थर होता है, ये आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बड़ा फायदेमंद होता है। और ये जो आज से 50 साल पहले जो हमारे घर हुआ टेराकोटा। करते थे यूज होता था। जी हाँ। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो आपकी जो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रही थी, वो थोड़े लोकल फंड्स और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, वो मोबिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दरियाओं के ऊपर आपके रेस्टोरेंट्स बने होते हैं उनका ख्याल रखना कि उनको हटाना चाहिए, वो बड़ा जरूरी है। जो आपके और हम अपने समंदरों का ख्याल कितना रख रहे हैं, यानी हम ऊपर अपर एरियाज पर तो हमारा फोकस है, ऑल्दो हम वहाँ भी कोई बहुत अच्छा काम रिकवरी के लिए नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पर फिर हम कहते हैं कि जी आप काट रहे हैं दरख्त इतनी तेज़ी से, लेकिन हमारे समंदरों को जब हम पोल्यूट कर रहे हैं, अभी भी आप किसी भी कराची के साहिल पर चले जाएं, वहाँ पर आप कचरा ही कचरा हर तरफ देखते हैं। समंदरों में जितना जा रहा है वो एक अलग है, हमारा सूएज जो जा रहा है वो अलग है, वो कितना ऐड कर रहा है इस सारे वेदर चेंज को। जी बिल्कुल, आप देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपका हॉस्पिटल वेस्ट और जो सिविक सेंस हमारे यहाँ नहीं है, उसकी वजह से वो सारा वेस्ट आपके बरसाती नालों को क्लॉग करता है और समुद्रों में जो हम फेंकते हैं वो आपकी जो फिशरीज की, एक तो आपका पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, फिर जो मछेरे होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर आप सिंध के इलाकों या केटी बंदर में खासतौर पर देखें, जो आपके लोकल्स वहाँ पे होते थे, जो कल्चर को रिवाइव करके रखा हुआ था, जो लोकल गाने वहाँ पे गाते थे, जो टूरिज्म को वहाँ पे प्रमोट किया जाता था उनकी वजह से, अब वो बहुत सारे लोग, अराउंड 1200 के अराउंड फैमिलीज ऐसी हैं टू 3000 जो वहां से माइग्रेट कर गए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका लॉस है। जो बहुत सारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लोगों का है वो एक तरह से आपका जो है वो इम्पैक्ट वर्स तरीके से हो गया हुआ है, वो आपके टूरिज्म को इम्पैक्ट कर। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर बार आइडेंटिफाई तो करते हैं मरियम साहिबा कि ये हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे तो हम रो कर क्या ही कर लेंगे कि ये भी हमारा मसला है और ये भी, और हमने मिलकर ही अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये क्लाइमेटली हमारे मुल्क को बहुत तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है, हमारी फसलों को अफेक्ट कर रहा है, हमारे लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रहा है, और हम अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हर एक ने अपना किरदार अदा करना है। और व्हेन आई से दैट एक विगरस काउंटडाउन शुरू हो गया। व्हेन आई से विगरस बिकॉज ऑब्वियसली आज 10 अगस्त है, सिर्फ 3 ही दिन बाद में बाकी रह जाते हैं, और 3 दिन बाद हम सब मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे होंगे, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद 14 अगस्त का सामान लेने के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। और जैसे कि हम कहते हैं कि हर इवेंट तो बच्चों का होता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों की टी शर्ट्स, उनके ट्रैक सूट्स, बैजेस, टोपियाँ, ग्लासेस, नेम इट, वो सब कैसे लोग निकलने नहीं होंगे अपने घरों से बाहर। तो स्टॉल सज गए हैं। अफजाल अब्बासी लाहौर से हमें बताएंगे कि क्या माहौल है जश्न आज़ादी की तैयारियों का। ओवर टू अफजाल। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और 14 अगस्त को जो है वो शायान शान तरीके से मनाने के लिए जो है वो लाहौरियों ने जो है वो गणपत रोड का रुख किया है, जहां पर जो इस वक्त 14 अगस्त की तैयारियां हैं ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरी जो हैं सब्ज़ हिलाली परचम ले रहे हैं और साथ झंडे लिए जा रहे हैं, शर्ट्स ली जा रही हैं, और मेरे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद हैं जिन्होंने भरपूर शॉपिंग किया 14 अगस्त के हवाले से। माँ जी बताइएगा, माशाल्लाह आपने बड़ी शॉपिंग की है, भरपूर अंदाज से 14 अगस्त मनाने की तैयारी। बिल्कुल जी, माशाल्लाह बच्चों के लिए तो आम जीते हैं, और छोटे बच्चों के लिए तो मैंने सूट लिए हैं, उनके ये बैंगल्स लिए हैं, फिर उनकी ये लिए ग्लासेस लिए हैं उनके लिए। तो मैंने कहा कि बच्चों की तो ईद है, उनको पता भी चलेगा कि हमारा मुल्क कितनी अहमियत का हामिल है। ये तो कोई बात नहीं है कि हमने वैसे ही पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, नहीं, जब इस तरह मनाएंगे तो उनको अहमियत का पता चलेगा कि हम किस तरह मनाते हैं, कितने जोश से मनाते हैं। ये उनके लिए, बच्चों के लिए है जी बिल्कुल। इनका कहना है कि उन्होंने बच्चों के लिए ग्लासेस लिए हैं, शर्ट्स लिए हैं, सब्ज़ हिलाली परचम लिए हैं और छोटे बैजेस लिए हैं, और उनका कहना है कि 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि कितनी कुर्बानियों से जो है ये वतन हमने हासिल किया और इसकी कदर कैसे करनी है और इसके मुस्तकबिल को महफूज कैसे बनाना है। जी
ठीक है, तो जनाब लाहौर का माहौल तो हमेशा से डिफरेंट होता है, वहाँ की लाइफ और वहाँ का जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है और वो मेरे ख्याल में किसी हद तक बाकी शहरों के लिए एनर्जी सेट भी करती है। इस्लामाबाद में इस वक्त वही एनर्जी मैच हो रही है या नहीं, ये जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, ओवर टू यू। अब मैच कर दिया आपने लाहौर की एनर्जी, क्या माहौल है इधर जश्न आज़ादी के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेड जोन में डी चौक पे मौजूद हूँ और जश्न आज़ादी की जो खुशियाँ हैं वो दिन ब दिन दुबाला हो रही हैं। रोशनियाँ, इसी तरह झंडे मुख्तलिफ़ हवालों से एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तानियत जो है उस एक बहुत जोश व जज्बे से पाकिस्तानी कौम सामने आ रही है। लेकिन इस बार की जो जश्न आज़ादी है उसका क्या ही कहना है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की एक ऐसे मुआहदे में बंध गए हैं, दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि एक पे हमला सब पे हमला। यहाँ डी चौक में फैमिलीज़ भी आई हुई हैं जो यहाँ पे तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम भी देख रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के इस मुआहदे के हवाले से भी और पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के हवाले से भी बहुत पुरजोश हैं। क्या कहेंगे जी बच्चे? जी, इस डिफेंस पैक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा तीनों कंट्रीज़ का डिफेंस बहुत मजबूत हो चुका है। तो जिस तरह पाकिस्तान ने पहले इंडिया को सामना किया, जो भी उन्होंने हमले किए, तो इस डिफेंस की वजह से मज़ीद हमारा डिफेंस मजबूत हो चुका है। आप क्या कहेंगे जी? जैसे कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है और उनके डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है और ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है और इससे तीनों कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल शाइन एंड राइज इंशाल्लाह। ये आपने देखा कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो कितनी पुरजोश है इस हवाले से कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो मुआहदा हुआ है वो दुनिया को एक मैसेज दे रहा है। और ये जो ख़ास तौर पे यूथ है वो ये कह रही है कि आने वाली नस्लें भी इसी जोश और जज्बे के साथ आगे आएंगी आप और हमें उम्मत जश्न मुसलमान जो आज़ादी है की तैयारियों के हवाले से बता रहे थे। पिछले साल हम मार्का हक के साथ 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, इस बार हम मक्का मुआहदे के साथ 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं ज़रा सखर और वहाँ का क्या माहौल है ये भी जान लेते हैं, किस तौर से तैयारियाँ की जा रही है। शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए शाहिद। जश्न आज़ादी है, ये जश्न आज़ादी इसलिए है कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई। ये हैं हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है। इन्हीं से बात कर लेते हैं, कैसा महसूस करते हैं आज़ादी के दिन को आज? पाकिस्तान हमारा है और हमारे आबाद और हमारी जो है पाकिस्तान अब हमारी कौम, हमारे बच्चे इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान में रहेंगे और आबाद रहेंगे। यहाँ आबाद रहेंगे। आप कैसा महसूस करते हैं आज़ादी का दिन? हम बड़े खुशी बनाई है कि हमारे को आज़ादी के लिए पाकिस्तान मिल चुका और यहाँ पाकिस्तान में बड़े खुश रहते हैं। हाँ, और हमने आंदर और नस्लों को भी हमने कहा है कि पाकिस्तान को खुश रखो और हंसी खुशी गुजारो पाकिस्तान के लिए। हंसी खुशी गुजारो। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, आ रहा है, जश्न आज़ादी मना रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा वतन है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है हमारा, हम इस पे बड़े खुश हैं। इस पाकिस्तान को हम चाहते हैं आगे तरक्की दे। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है। ये आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके बाद हमारा वतन जो है वो आज़ाद हुआ है। तो आज ये बुजुर्ग भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। शाहिद अली, जश्न आज़ादी की खुशियाँ और उनकी सेलिब्रेशंस की तैयारियाँ यकीनी तौर पर पूर्वी पाकिस्तान से जिस तरह से मंजर आ रहे हैं सामने, वो दीदनी है। वेल, इस खुशी के साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद स्टोरी शामिल करेंगे। वेलकम बैक अगेन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं तो ये गलत नहीं होगा और हम 2026 में भी ऐसे कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट हम अपने बच्चों को देखते हैं। इस पर अब जो बच्चों के साथ हम देखते हैं ज़्यादती हो जाती है, बच्चों के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं और ये सारे मामलात जो हैं, इस पर साहिल की ताज़ा शशपाई रिपोर्ट सामने आई है और उसमें इसकी संगीनी का अंदाज़ा हम कर सकते हैं। जनवरी से जून 2026 के दौरान मुल्क भर में बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम किए गए हैं उनमें 1914 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसमें 1015 बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और फिर 558 अगवा के केसेस हैं, 101 गुमशुदगी के वाक़यात शामिल हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि जो 43% केसेस हैं इनमें मुल्ज़िमान बच्चों के वाकिफ़ कारी थे
और तकरीबन 45% वाक़यात घरों में पेश आए जहां बच्चे सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाते हैं। तो जो लोग बच्चों के आसपास मौजूद होते हैं वही उनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके साथ गलत सलूक करते हैं। इसी पर हम बात करते हैं। डॉक्टर मुनीज़ बानो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल की। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल जो नंबर्स थे इस साल उससे 8% ज़्यादा नंबर्स है। खुद अगर साहिल की रिपोर्ट का जिक्र करें, क्या समझती हैं आप पिछले साल के मुकाबले ये 8% ज़्यादा केसेस होने के पीछे क्या वजह है? जी, एक तो हम हमेशा ये कहते हैं कि एक तो जो अच्छी बात इसमें है वो ये है कि रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले रिपोर्ट नहीं होते थे और इसके अलावा भी अभी भी यही मतलब सोचा जाता है कि ये तो बहुत कम हैं जो सामने आ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हैं और सेक्सुअल अब्यूज़ में और भी बहुत चीज़ें हैं जो कभी सामने आएँगी नहीं, जैसे सेक्सुअल टचिंग है, ओरल है, ज़ात चीज़ें जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हुआ है। सो उस लिहाज से तो हम कहते हैं चले कम से कम सामने आ रहे हैं। मगर क्यों हो रहा है ये मैं कुछ नहीं कह सकती, दुनिया भर में हो रहा है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़तरा लगता है और वो है कि जी डार्क वेब जो है ना वो बड़ा एक्टिव है। क्योंकि अगर हम पोर्नोग्राफी के भी अपने केसेस देखें तकरीबन 100 हैं इस 6 महीने में और पिछली दफ़ा 50 थे। तो ये बढ़ता जा रहा है बिकॉज़ वो फोटोग्राफ्स चढ़ते हैं, वो दिखाते हैं, पैसे मिलते हैं। और एक बड़ी खुशी की बात है कि एफआईए में अब एक सेक्शन बन गया है जो इसको देखेगा। मगर ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड है। इसका पता नहीं इकट्ठे होके क्या करना है या कैसे करना है, ये ज़रा मुश्किल बात। सही। और डॉक्टर साहिबा ये बता दीजिएगा कि एब्डक्शन, रेप और फिर मर्डर, आम तौर पर हम केसेस देखते हैं जिसमें बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, फिर उनका रेप किया जाता है। एज़ यू सेड कि सस्पेक्ट आप करते हो कि इसमें पोर्नोग्राफी का बहुत अमल दखल है, डार्क वेब्स का बहुत अमल दखल है और फिर आइडेंटिटी छुपाने के लिए क्या करें, फिर उनको बच्चों को मार भी दिया जाता है। ये केसेस क्या कनेक्टेड है? ऐसा ही होता है कि नहीं बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ एक जो है उसमें तीनों जराइम शामिल हो जाते हैं? जी, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। इसीलिए हम अबडक्शन केसेस को लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि 99% इनके साथ ज्यादती होगी, डेफिनेटली। तो ये लिंक भी ऐसे चलता है और ये अबडक्शन और असॉल्ट और फिर मर्डर, ये तीनों डेफिनेटली डार्क वेब का तरीकाकार है। They want all that because they want to show all these things on ये मीडिया और वो पैसे भी इसी के देते हैं। और सबसे वल्नरेबल एजेस कौन सी हैं इसमें? कौन सी उम्रों के बच्चों को सबसे ज़्यादा अगवा किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, अगर हम इसको पोर्नोग्राफी के एंगल से देखते हैं? जी 11 to 15 हमारा हमेशा बड़े अरसे से रहा है द मोस्ट वनरेबल। और हम हमेशा कहते हैं कि 11 में बच्चे ज़रा इंटरेक्टिव हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, दे आर ग्रोइंग, तो उनको जज्बाती हो जाते हैं और शायद इसीलिए आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। तो 11 to 15 ईयर्स जी 11 से 15 साल तक के बच्चे ज़्यादातर ये इसमें कोई 600 बच्चा है जो इसी ब्रैकेट का है। 11 से 15 साल बड़े के भी हैं ज़ाहिर है, मगर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट यही है। सही। और सबसे ज़्यादा जिस तरह से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि वही लोग इनको ले जाते हैं, इनके साथ ज़्यादती करते हैं जो इनके जानने वाले होते हैं। अब ये बताइएगा कि इसमें क्या बच्चियों की तादाद ज़्यादा होती है या इक्वली हम देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियां जो हैं इससे अफेक्ट हो रहे हैं, विक्टिम्स हैं इसके? देखें, एक मैं आपको अगर, क्योंकि अब हम 25 साल से ये देख रहे हैं, तो शुरू में तो लड़के रिपोर्ट ही नहीं होते थे और हम कहते थे हाँ वो समझते होंगे कि भाई ठीक है, एक्सपेरिमेंट है या हम क्यों बताएं। मगर अब ऑलमोस्ट इक्वली रिपोर्ट हो रहे हैं। इस दफा तो 58% गर्ल्स हैं और 42% बॉयज हैं, मगर आप देखें कि हार्डली एनी डिफरेंस। एक जमाने में तो
बहुत ही छोटा परसेंटेज होता था लड़कों का और लड़कियों का ज्यादा होता था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चेंज डेफिनेटली आया है जहाँ पे लड़के भी रिपोर्ट कर। राइट, सो ये एक अवेयरनेस ज़रूर मेरे ख्याल में यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, काम कर रही है कि अब कम से कम केसेस को रिपोर्ट किया जा रहा है। हुकूमती सतह पर जितना काम हो रहा है उसमें और भी ज़रूरत है कि जो अगर लोग रिपोर्ट कर भी रहे हैं उस पर मज़ीद लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, आप ज़रूर इन केसेस को रिपोर्ट करें और फिर उनको इंसाफ मिले। NGOs इस हवाले से किस हद तक लिबरली काम कर पाई हैं, नंबर्स शेयर कर पाई हैं, और NGOs का क्या इसके अंदर यूँ कह लें कि हिस्सा है अवेयरनेस के? देखें जी, हमारा तो काम ही ये स्टार्ट हुआ था कि जी अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है, और अवेयरनेस के साथ फिर हमने मुफ्त कानूनी मदद भी दी, क्योंकि हमने कहा अगर इनको ये अवेयर होते हैं और बताते हैं तो फिर इनकी मदद भी होनी चाहिए। तो इसी तरह हम चलते आ रहे हैं इतने सालों से। मेरे ख्याल से बहुत है, मगर मैं ये कहूँगी मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि जब मीडिया उठाता है ना ये बात, तब जाके ये असर देता है और लोग सोचते हैं। और आपके मीडिया में प्लेज भी अब इतने अच्छे ये आए हैं सीरियल्स, जिसमें केस नंबर 9 और वो एक और था, मैं भूल रही हूँ नाम। तो इसमें मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और उस दिन हमें बल्कि केस आया, उन्होंने कहा जी ये जब वो केस नंबर 9 हमने देखा, उसमें हमें ये पता लगा कि जी कपड़े धोने नहीं है, रखने हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का। ठीक है। मीडिया का हाईलाइट करना ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, एक पिलर है हमारी सोसाइटी का, और यकीनी तौर पर मीडिया कुछ अरसे से इस बारे में ख़ास करके अपना किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, हमारा एंटरटेनमेंट मीडिया हो। आप क्या समझती हैं? आप साहिल बहुत अच्छे, हर साल आपकी रिपोर्ट आती है और फिर क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी आ रही होती है, बट रेस्ट ऑफ द NGOs जो बच्चों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करती हैं, मज़ीद क्या कर सकती हैं इन बच्चों की वेलबींग के लिए? बस जी देखें, अगर इनकी वेलबींग आप चाहते हैं तो आपने उन सिचुएशंस को हटाना है और उन जगहों और उनको वो तहफ़्फ़ुज़ देनी है जैसे कि बच्चे काम ना कर रहे हों, बच्चे सड़क पे ना हों, बच्चे स्कूल्स में हों, स्कूल सेफ हों। ये चीज़ें अब ये हमारा काम ही नहीं है। अब ये भी जो हम अवेयरनेस और वगैरह कर रहे हैं, ये भी अगर आप देखें NGO का काम नहीं है। NGO का एक हद तक होता है और फिर ये हुकूमत को अपने उस पे लेना होता है। मगर आप अगर एनवायरनमेंट की, क्योंकि हम तो कहते हैं जब तक एनवायरनमेंट बच्चों की सेफ नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट में अगर हम देखें, उनकी सेहत, उनका पढ़ना, उनके न्यूट्रिशन और पेरेंटिंग स्किल्स, कि पेरेंट्स को पता हो। और सबसे ज़रूरी जो अब हो रहा है और बहुत देर से हो रहा है और बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, वॉज पॉपुलेशन प्लानिंग। क्योंकि 8 और 10 और 6 और 12 बच्चे जो है ना, ये किसी के उसमें नहीं है कि वो संभाल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आप सही एनवायरनमेंट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, करना हमारी पूरी सोसाइटी का, हुकूमत का, हर एक शख्स का जो कि इन बच्चों को देखता है कि वो वल्नरेबल हैं, हम सबको अपना किरदार अदा करना ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। जब हमने देखा कि डेली बेसिस पर प्राइसेस फ्यूल की रिव्यू होने लगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ पेट्रोलियम से जुड़े सेक्टर्स ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि किस तरह से ये उन्हें अफेक्ट कर रहा है, और ये जो पूरा एक प्राइसिंग का फार्मूला है, ये सिस्टम क्या बदलने की ज़रूरत है या नहीं, और इसमें किस तौर से हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद हमने देखा कि हर जगह से जो है वो हड़तालों की और स्ट्राइक्स की और पहिया जाम की खबरें आने लगी, और ऐसे में शामिल हो गए पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस भी। तो जनाब, गाड़ियों का पहिया रुकने का खदशा यूँ है कि 8 अगस्त से शुरू होने वाली जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है,
आज उसका तीसरा दिन है और ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे के बाद नई लोडिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। तो आज 11 बजे वफाकी हुकूमत और फिर उसके बाद दिन में 2 बजे सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुतवक्के हैं पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के। और गुड ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि सिंध और वफाकी हुकूमत उनके मसाइल हल करने में संजीदा नज़र नहीं आती और उनके मुतालबात कुछ इस तौर के हैं कि जो डीज़ल की कीमत है उसको कम किया जाए, जो टोल टैक्स लिया जाता है वो कम होना चाहिए, जो विदहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है वो कम होना चाहिए और इसके साथ साथ जो एक्सेल लोड मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी मज़ीद बात होनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टर ने वज़ीर अब एक जानिब तो ये कह रहे हैं कि वफाक से उनके मामलात नहीं हो रहे और सिंध से उनके मामलात नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ वज़ीर पेट्रोलियम और इसके अलावा पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट इन दोनों का इस्तीफ़ा भी मांग लिया। मलिक शहजाद अवान साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप सदर हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कि 8 अगस्त से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जब से आपने उससे पहले कि आपसे बात की जाए थी क्योंकि मुलाकातें तो हो रही थी, कहाँ तक बात बनी और कहाँ पर आकर इख्तलाफात हैं? हम ट्रांसपोर्टर जो हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से हम मुल्क की हड़ताल पर हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ 2 दिन पहले मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान के साथ हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात में आईजी मोटरवे, चेयरमैन NHA, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन मौजूद थे और सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ भी कमिश्नर ऑफिस में जो मुलाकात जो मुज़ाकरात हुई वो नाकाम हो गए थे। और आप आज अभी इस टाइम पे 11 बजे जो है मिनिस्टर कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग और मिनिस्ट्री फाइनेंस के नुमाइंदों के साथ जो है इस्लामाबाद में अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी 11 बजे और उसके बाद 3 बजे जो है सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग है। हम ये समझ रहे हैं कि शायद वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल संजीदा नहीं हैं और ट्रांसपोर्टर्स को संजीदगी से नहीं ले रही है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फैसला है गवर्नमेंट उसको वापस करे। डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है इजाफा वापस लिया जाए। विद होल्डिंग टैक्स है, टूल टैक्स है और दिसंबर की हमारी मुल्क की हड़ताल में जो वफाकी हुकूमत की जानब से और सूबाई हुकूमतों की जानब से हमारे साथ वादे किए गए थे उन वादों पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है इम्प्लीमेंट करें। जी ठीक है, अब ये बताइएगा जैसे मैंने पहले पूछा कि संजीदगी कहाँ नज़र नहीं आती है। मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है और अगर संजीदगी नहीं है तो आज की जो मीटिंग है 11 बजे उसमें क्या ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर आप? देखें आज भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे। देखें यही मिनिस्टर मसूफ हैं, मिनिस्टर कम्युनिकेशन। लास्ट दिसंबर की मुल्क की हड़ताल में हमारे साथ इन्होंने 2 दिन जो है मुज़ाकरात किए थे, रिटर्न में हमारे साथ एग्रीमेंट किया। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद जो है 7 महीने तक हम इस मिनिस्टर कम्युनिकेशन के पीछे लगे रहे, ये मिलने को तैयार नहीं थे। आज फिर हम जब मुल्क की हड़ताल की तरफ चले गए हैं तो मिनिस्टर साहब को ट्रांसपोर्टर्स और स्टेक होल्डर और नुमाइंदों से मीटिंग मिलाना जो याद आ गया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। हम नहीं चाह रहे मुल्क हमारा है कहीं किसी जगह पर भी। हम तो पिछले कई महीनों से जंगी हालात की वजह से, काम ना होने की वजह से गाड़ियां जो चला भी रहे हैं मुल्क के वसीतर मफाद में चला रहे थे, लेकिन अब इनकी पॉलिसियों से तंग आकर हम मुल्क की हड़ताल की तरफ गए। शहजाद साहब, दिसंबर में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें गालिबन टोल टैक्स वगैरह का जिक्र था, उसके ऊपर कितना अमल हुआ? उस वक्त क्या मुतालिबात थे, किन पॉइंट्स के ऊपर अग्रीमेंट हुआ था? देखें जी, उसके अंदर वफाकी हुकूमत के साथ हमारी 60 डिमांड थी और 60 डिमांड जो थी हमारी पंजाब गवर्नमेंट से थी और 60 डिमांड जो हमारी सिंध गवर्नमेंट से थी। उसमें मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग, मिनिस्टर कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उनकी पूरी टीम कराची यहाँ पर मौजूद थी, हमारे पास पहुँचे थे। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कमेटी आई थी और सिंध के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। रिटर्न में हमारे साथ एग्रीमेंट किया इन्होंने। एक पॉइंट पर भी आज 7 महीने गुजरने के बाद एक पॉइंट पर भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से हम हड़ताल की तरफ गए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम मुल्क के अंदर आज अगर बात नहीं बनती शहजाद साहब, अगला लाहे अमल क्या होगा? तो मुल्क का पहिया रुक जाता है। आज अगर बात नहीं बनती इन दोनों मीटिंग्स में और तो फिर क्या लाहे अमल है? शहजाद साहब आपको आवाज जी हमारा पुरअमन एहतजाज, हमारी पुरअमन हड़ताल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है। नहीं होते, हम तो ये चाहेंगे हमारी वो कानून है वो ठीक।
आप ये चाहेंगे कि ये मसाइल जो है ये हल हो जाएं ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना। तो एक मीटिंग है जनाब आज वफाक के साथ इनकी होने जा रही है, रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि 11 बजे होगी और फिर 3 बजे सिंध हुकूमत से भी मुलाकात होने जा रही है। अब मामलात किस तरफ बैठते हैं ये देखना होगा। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त के लिए ख़त्म हो गया है। मुलाकात हमारी होगी अब आपसे कल। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।